Hello everyone. So welcome to my YouTube channel, The Mathematics Fever. So in this video lecture, we are going to discuss about binomial theorem. So ये टॉपिक जो binomial theorem है ये क्लास +1 मैथमेटिक्स का टॉपिक है और इस टॉपिक में से there are 4 questions जो लास्ट 2017 मास्टर कैडर में के क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चंस आए हैं. सो आज हम इन्हीं 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल का मतलब दो टर्म्स है ना, दो डिफरेंट टर्म्स बोल सकते हैं. दो टर्म्स की अगर पावर इंडेक्स बोलते हैं इसे, अगर कुछ आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो उस चीज को एक्सपैंड करने के कितने का कौन सा तरीका है, उस तरीके को, उस प्रोसेस को जो रिजल्ट बनाया हमने, उसे हमने बायनोमियल थ्योरम का नाम दिया. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एज वी नो दैट व्हेन वी डू दिस x प्लस वाई होल स्क्वायर, व्हाट इज आवर रिजल्ट? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक, ये हमें पता है, हमें सब लोगों को पता है ये कैसे बनता है और क्या फॉर्मूला क्या है इसका. अगर मैं सपोज बात करूं x प्लस वाई टू द पावर होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे हम? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर. तो ये चीज लिखेंगे हम. लेकिन अगर यही प्रोसेस, ये आसान तरीका है, अगर मैं x प्लस वाई टू द पावर 10 लिख दूं तो आपके लिए लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा, डायरेक्टली लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसी तरह की चीजों को आसान बनाने के लिए कि चाहे पावर में 100 आ जाए, तो उसको डायरेक्टली एक्सपैंड कैसे करते हैं, हमने बायनोमियल थ्योरम का रिजल्ट बनाया. सो रिजल्ट क्या है? I'm going to write down the result. So what is the result of binomial theorem? What is the result? So let me write here. It is NC0 x to the power n y to the power 0 plus NC1. एक चीज दिमाग में रखनी है, ये जो मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, दिस इज फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है. अगर नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो क्या रिजल्ट है हम डिस्कस करेंगे. लेकिन ये जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ये डायरेक्टली इसी रिजल्ट से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. इवन की कई क्वेश्चंस में ये रिजल्ट यूज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन इसके अंदर हैं जिसमें हम ये रिजल्ट यूज करेंगे. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. सो NC1 x टू द पावर n minus 1 y to the power 1. थर्ड टर्म इज NC2 x to the power n minus 2 y to the power 2. And what is my last term? And my last term will be NCn x to the power n minus n and y to the power n. That is your formula. And definitely, how many terms are there? है ना, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पावर पॉजिटिव इंटीजर है. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं ये जो थ्योरम लिख रहा हूँ, दिस इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली. तो जितनी मेरी पावर है, दिमाग में रखना है, इस बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अगर मेरे को कोई पूछे कि मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, तो आपने इसके इंडेक्स की तरफ देखना है, उसमें 1 ऐड कर देना है, n प्लस सॉरी. सो इसमें कितनी टर्म्स है आपके पास? इसमें देयर आर n प्लस 1 टर्म्स. कैसे? लेट्स, मैंने कहां से शुरू किया? NC0 से शुरू किया, कहां पे खत्म किया? NCn तक. यानी 0 से शुरू करके 1 2 लास्ट में n. तो 0 से लेके n तक कितनी टर्म्स होती हैं? हमें पता है n प्लस 1 टर्म्स होती हैं. सो दैट इज वाई कि जब भी आपने बायनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपैंड करना है, उसके इंडेक्स चेक कर लीजिए. अगर वो क्वेश्चन इंडेक्स के ऊपर बेस्ड आता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस्ड आता है, तो इंडेक्स में 1 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. सो हियर आर n प्लस 1 टर्म्स. सो फॉर एग्जाम्पल इसी में डिस्कस कर लेते हैं. पावर कितनी थी? 2. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3, यानी 1 ज्यादा. पावर कितनी है? 3. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4, 1 ज्यादा. सो अगर नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बने, जैसे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, x प्लस a की पावर n में कितनी टर्म्स होंगी? तो क्लियरली कितनी टर्म्स होंगी? इंडेक्स में 1 ऐड कर दीजिए, इंडेक्स में 1 ऐड कर दीजिए. या अगर ये फॉर्मूला भी नहीं आता आपको, सपोज n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, क्योंकि n वो क्या बोल रहे हैं? n पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं. और आसान बना लेते हैं क्वेश्चन को, है ना. और आसान कैसे? n की वैल्यू 1 ले लेते हैं. इफ आई सब्सटीट्यूट n इक्वल टू 1 है, क्योंकि ही क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर?
he said n is an positive integer, 1 is a positive integer, so substitute n is equals to 1. n को मैंने 1 डाल दिया, तो what is my, ये चीज क्या बनेगी मेरी, ये बनेगी x plus a to the power 1, यानी this is equals to x plus a. तो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है. सो ऑप्शन में 1 डाल के चेक करते हैं. जब मैं 1 डालता हूँ तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 3 आएगा. आंसर, क्योंकि अब 2 ऑप्शंस तो मैच है ना, इसमें कोई भी 2 ऑप्शन सेम नहीं है, इसका मतलब सिंगल आंसर करेक्ट आ रहा है. मेरे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म इज a, सो माय आंसर इज सेकंड ऑप्शन. सो इस क्वेश्चन में भी रिजल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन n को सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकता है. लेकिन अगर थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, तो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली. ठीक. सो अब इसमें जो मैं चीज बतानी चाहता हूं, जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं इसमें rth टर्म या r प्लस 1th टर्म की बात करूं, सपोज लेट मी डिस्कस वंस अगेन. सो अगर ये इसमें से अगर मैं बोलूं थर्ड टर्म बताइए मेरे को कौन सी है ना, व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो मेरे को दिख रहा है दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म. तो अगर मैं लिखना चाहूं थर्ड टर्म, क्या लिखूंगा, nc2 x to the power n minus 2 y to the power 2. फाइन, दिस इज माय थर्ड टर्म. तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मेरे को टर्म बताओ r प्लस 1th टर्म, दिस इज r प्लस 1th टर्म, जो पैर में होता है, t के पैर में 3 था तो थर्ड टर्म बोलिए, r प्लस 1 है तो r प्लस 1th टर्म बोलेंगे. तो r प्लस 1th टर्म क्या आएगा, तो बात नंबर ऑफ इंडेक्स तो वही है n. c पैर में क्या आता है, जो यहाँ पे होता है उससे एक कम, उससे एक कम, तो r प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा r. x की पावर क्या आता है, n माइनस 2 था, इधर क्या आएगा n माइनस r. y की पावर में क्या था, जो यहाँ पे था, क्या है r. तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया. ये हम जनरली हम लोगों को याद होता है, या आपको rth टर्म याद होनी चाहिए या r प्लस 1th टर्म. सो व्हाट इज r प्लस 1th टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इन व्हिच n इज पॉजिटिव, r प्लस, दिस इज ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r. सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये हम यूज करेंगे. अब देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, हम कर चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है पहले तो इसको एक्सपैंड करो, फिर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको क्या कर दो, सम यानी ऐड कर दो. इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन बनना चाहिए. तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अगर ये चीज नहीं लगानी है आपने, डायरेक्टली कैसे करें इस क्वेश्चन को. डायरेक्टली करने का क्या तरीका है, क्लियरली n पॉजिटिव इंटीजर के लिए यही हम काम करेंगे. तो n को कुछ भी मान लेते, n को मान लिया 2, सपोज n को ले लिया मैंने 2. इस क्वेश्चन को जनरल भी कर सकते हैं, हम जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आसान बनता है तो देखते हैं. लेट अस ट्राई. सो हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं इस केस में, क्योंकि n के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो पॉजिटिव इंटीजर भी आप लोग ले सकते हो. तो जब मैंने n की वैल्यू 2 ली इस केस में, तो सब्स्टिट्यूट n इक्वल 2 ओवर हियर, तो क्या बनेगा आपके पास, ax प्लस by टू द पावर 2. तो अब इसको एक्सपैंड करना कौन सी बड़ी बात है, क्या करेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा. अब वो क्या कर रहा है, कोफिशिएंट्स उठाओ और उनको ऐड कर दो. कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, वेरिएबल के जो भी आगे, इसमें x एंड y आर वेरिएबल्स. सो क्या बना, कोफिशिएंट्स एक a स्क्वायर है, एक b स्क्वायर है, एक 2ab है. क्या बोल रहे हैं, इनको ऐड करना है. एंड व्हेन यू ऐड देम, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर. ठीक, यही चीज बनेगी. अब क्लियरली हमें दिख रहा है n की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो व्हेन यू पुट n इक्वल टू 2 हियर यू गेट दिस ऑप्शन. बट मेरा ऑप्शन तो ये नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया. ठीक, व्हेन यू पुट n इक्वल टू 2 हियर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, वही मेरा आंसर है. टेम्परेरीली मैंने इसको टिक कर दिया. देखते हैं बाकी ऑप्शंस कटते हैं नहीं कटते, बाकी भी कटेंगे, क्योंकि एक ही करेक्ट हमारे पास एमसीक्यू यानी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस तो नहीं है, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस ही हमें मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर. सो बाकी अगर एक भी क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही होता है, तो बाकी ऑप्शन को डेफिनेटली गलत होने ही चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते. तो सी की बात करते हैं. मैंने सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 2 हियर, व्हेन आई पुट n इक्वल टू 2 हियर, आई गेट a स्क्वायर, it will be a to the power 1 plus b to the power 1. And when I put n equals to 2 here, it will be a plus b to the power 1. So again, it is 1. Again, my answer is a plus b to the power whole square. So clearly option B is my answer.
सो इस क्वेश्चन के लिए मैंने बायनॉमियल थ्योरम एज इट इज रिजल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल्दो क्वेश्चन उसने n के लिए दिया है, लेकिन हम n को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बात कर रहा है कि कांस्टेंट टर्म बतानी है इसकी, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे। अब कांस्टेंट का टर्म का मतलब वो ऐसी टर्म जिसमें आपको x नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई इट। मैंने r प्लस 1 टर्म निकाली है जनरल, ये r प्लस 1 टर्म इसके लिए है। When you compare this with this, तो क्या आप बता सकते हैं मेरे को n की वैल्यू कितनी है? When you compare this with this, what you get n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 10। x की वैल्यू तो x ही है, x की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू कितनी है? वो तो x ही है। y बता सकते हैं आप, y की वैल्यू कितनी है विद साइन -1/x। ये चीज मिल गई आपको। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, डाल के देखते हैं क्या बनेगा। टी आर प्लस 1 टर्म क्या आएगी? n कितना है? 10 CR, x की वैल्यू तो x ही है, n कितना है? 10 माइनस r, y कितना है? -1/x टू द पावर r। ठीक, अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को x वाली टर्म नहीं चाहिए, यानी वेरिएबल टर्म वो जिसमें x ना आए। अभी तो x आ रहा है इसके अंदर। लेट्स चेक इट आउट। इसको क्या लिख सकते हैं? -1, मैंने -1 की पावर r अलग कर ली और x की पावर r अलग कर ली। बेस से मैं पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, हमें पता है। तो ये क्या बनेगा? इट इज इक्वल टू 10 CR, x की पावर 10 माइनस 2r, ऊपर जाएगा -1 की पावर r। दिस इज माई r प्लस 1 टर्म। ये बात क्लियर है? अब मेरे को x वाली टर्म नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं चाहिए। तो r को क्या पुट करेंगे? 5 पुट कर दो r को 5 पुट कर दो। जब आप r की वैल्यू 5 डालेंगे, डाल के देखिए इसके अंदर क्या है? T6, when you put r equal to 5 here, T6 is equals to क्या आएगा? 10C5 x की पावर 10 minus 2 into 5, which is x to the power 0 minus 1 to the power 5. What is your final answer? 10C5 माइनस 1 की पावर 5 कितना होता है? माइनस। तो ये अच्छी आपका आंसर आ गया 10C5। सिक्स्थ टर्म। अब हमने वो टर्म भी बतानी है कि टर्म, पहली बात तो टर्म नेगेटिव में होगी। ठीक, बी ऑप्शन कटा, सी ऑप्शन कटा, टर्म नेगेटिव में है। बस हमने ये बताया कि 10C5 होता क्या है। इसका मतलब क्या है कि 10 में से 5 चीजों को चूज करना। तो जनरल रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा होता है, ये अगर NCR है तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर मैं 10C5 को सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा? 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 यानी 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना बनेगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहीं पे रोक देते हैं। 5 फैक्टोरियल नीचे से एक 5 फैक्टोरियल एज इट इज, एक को ओपन कर देते हैं। 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब कि उसमें से एक वैल्यू कम करते जाइए जब तक नेचुरल नंबर 1 ना आ जाए, बस। तो ये कैंसिल आउट। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 4 9 ज़ा 36 इंटू 7 कितना आ गया? It is 237 6 42 252 है ना? तो बट ये नेगेटिव में है, तो ऑप्शन ए। सो ए ऑप्शन इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। सो देखिए इसमें कोई डाउट है? डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंशन हमने की है। क्वेश्चन एज इट इज, जस्ट यूजिंग दिस टेक्निक r प्लस 1 टर्म। हमने इसको जब एक्सपैंड किया तो मेरे पास x दिख रहा था, लेकिन मेरे को x नहीं चाहिए। तो मैंने, अब x कब खत्म होगा? जब x की पावर 0 हो जाएगी तो 1 बन जाएगा, है ना? x की पावर 0 हो जाएगी तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो मैंने r को 5 रख दिया। जब आप r को 5 रखेंगे तो x खत्म हो जाएगा, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कांस्टेंट टर्म को आपको रिमूव करना है। दिस इज ऑल सेट, फाइन। Let's solve next question. The question is,
in the extension of this the coefficient of middle term का हमें coefficient कैलकुलेट करना है, देखना है हमें कि coefficient क्या आएगा. ठीक. So let's start with this discussion. स्टार्ट करते हैं. So इस चीज को रब कर देते हैं. अब पहली बात तो किस चीज की बात कर रहे हैं? मिडिल टर्म की. ठीक है. तो जब भी मिडिल टर्म की बात करें तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि पहली बात इसमें टर्म्स कितनी है? 4 है पावर. तो एक बात तो क्लियर है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स आएंगी? 5 टर्म्स. ठीक है. अगर मेरे पास 5 टर्म्स हैं तो हमें कैलकुलेट करना है मिडिल टर्म. 5 टर्म्स में से हमने मिडिल टर्म को कैलकुलेट करना है. क्यों 5 टर्म्स? क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जितना आपकी पावर होगी, इंडेक्स होगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स. तो मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता, तरीका है, हमारे पास मेथड्स भी है. लेकिन अगर सपोज आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 5 टर्म्स है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सो दीज आर द 5 टर्म्स. इसको ऐसे लिख सकते T1, T2, T3, T4, T5, है ना. 5 टर्म्स लिख दी. मिडिल टर्म कौन सी? अब देखिए क्लियरली, थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म है. थर्ड टर्म मिडिल टर्म है. बस थर्ड टर्म निकाल लीजिए. क्या चाहिए? हमें थर्ड टर्म का कोफिशिएंट चाहिए. तो पहले तो थर्ड टर्म देखते हैं. ठीक है. T3 ध्यान से देखिएगा. इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ. हमें पता है TR+1 कितना होता है. इसको लिखते हैं. कितना है? NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r. ये कब था? जब मैंने किसको एक्सपैंड किया? x प्लस वाई की पावर n की r+1 टर्म. लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन चेंज है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन यू कंपेयर दिस विद दिस? x की वैल्यू, दिस इज माई x, दिस इज माई y. चेंज एंड व्हाट इज n? n इज कमिंग आउट टू बी 4. सो व्हाट इज हियर? सबसे पहले तो हमें थर्ड टर्म, हमें ये पता है ये मिडिल टर्म. तो हमें यहाँ 3 कंपेयर दिस विद दिस. तो r को क्या डालू मैं? r को 2 डालना पड़ेगा. डाल देते हैं. कितना आ गया? T3 NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2. ठीक. व्हाट इज n? n इज 4. इट इज 4C2. व्हाट इज x? इसमें ये x ये वाला x है. बट इस केस में x प्लस वाई, x की वैल्यू 3x है. तो ये क्या आएगा? 3x की पावर n इज व्हाट? व्हाट इज n? n इज 4 माइनस 2. व्हाट इज y? y इज 2 टू द पावर 2. ये चीज बस सॉल्व करो. आंसर क्या आएगा आपके पास? 4C2. ये कितना आएगा? 3x की पावर होल स्क्वायर विच इज 9x स्क्वायर. 9 इंटू x स्क्वायर. इट इज 4. व्हाट इज 4C2? 4 में से 2 चीजों को चूज करना है. कितने तरीके? 6 तरीके होंगे. ऐसे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल. इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. इट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है. 6. So it is 6 into 36x square. कोफिशिएंट पूछ रहा है भाई साहब. कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के आगे ये 36 इंटू 6. 36 इंटू 6 कितना? 216. क्या ऑप्शन है? सी. सो डन. सो बायनोमियल थ्योरम में अगर क्वेश्चन आसान बन रहा है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपका r+1 टर्म से सॉल्व हो जाएगा 100%. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन. यही दीज आर द ओनली क्वेश्चंस जो मास्टर कैडर के अंदर आए हैं. हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस और वही कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो मास्टर कैडर पेपर के अंदर आए हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट आपका वीक है तो आप पर्सनली मैसेज में कमेंट करके बता सकते हैं. उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी. लेकिन ये जो वीडियो सीरीज चल रही है दिस इज ऑल अबाउट मास्टर कैडर के ऊपर ही हम सीरीज क्वेश्चंस बनाएंगे इसके अंदर. और क्वेश्चन रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो डिस्कस साथ साथ में करते जाएंगे डिटेल के अंदर. तो ये क्वेश्चंस हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. इन पे हमने अगर ये थ्योरम अप्लाई करनी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज अप टू यू. इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और आसानी से मैंने आंसर निकाल दिया. फाइन. सो बायनोमियल थ्योरम के अंदर मास्टर कैडर में देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस.
जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आई थिंक उसके मोर देन 10 क्वेश्चंस आर देयर, तो वो काफी अच्छी वेटेज है उसकी। तो हमने वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ 29 क्वेश्चंस। फाइन, थैंक यू वेरी मच। सो बाकी का डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।